हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको आप एग्जाम में पूछे गए मॉडल सेट मान सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के मॉडल सेट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इसको नोट कर लीजिएगा, समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ बराबर होता है, याद रखना, वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या 20 दिया गया है बटे 2, तो इसका सही आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट को देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा, कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा, या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल। याद रखना है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, सीधा और आभासी होता है, और समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी। आभासी तथा सीधा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड व्यू विस्तृत होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का, हजामत बनाने के लिए। और याद रखना, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सार्च लाइट, व्हीकल का, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है सार्च लाइट, याद रखना। और गाड़ी के जो साइड मिरर में यूज होता है वो उत्तल दर्पण होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दर्पण का आवर्धन का व्यंजक है, याद रखना, दर्पण का जो आवर्धन m बराबर होता है वो -v बटे u होता है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और एक को याद रखना, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, इन दोनों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? याद रखना, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, तो बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, याद रखना, उत्तल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्नेल के नियमानुसार होता है, याद रखना, स्नेल के नियमानुसार होता है आपतन कोण की जो ज्या होता है, मतलब साइन आई होता है, बटे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। याद रखना, नोट कर लेना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट 2m फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता होगी। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f होता है, दिया गया है। देखिए, फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता होगी, p हमें निकालना है, 2m दिया गया है, तो 0.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यहां पर अवतल लेंस दिया गया है, इसलिए माइनस में होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखना, अवतल लेंस में नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, मतलब दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, मतलब दूरदृष्टि दोष। याद रखना, इसका सही आंसर दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? याद रखना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु को साफ नहीं दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, अवक्षेपण या द्विविस्थापन। यहां पर देखिए दो अभिकारक आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। BaCl2 था, यहां पर BaSO4 हो गया, मतलब Cl2 रिप्लेस हो गया। और यहां पर देखिए Na रिप्लेस हो गया, मतलब दो अभिकारक आपस में रिप्लेस करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका सही आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, अभिक्रिया FeCuSO4, मतलब यहां पर देखिए Fe ने अधिक क्रियाशील है जिसके कारण वो Cu को रिप्लेस कर दिया, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखना वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा होता है इसको नोट कर लीजिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 17 को देखिए, निम्न में कौन अपचायक है? अपचायक H2 हाइड्रोजन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, चित्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन, वियोजन, उपचयन या द्विविस्थापन। उपचयन, उपचयन मतलब याद रखना, उपचयन मतलब ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन जुड़ता है, अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक मतलब जल में घुलकर OH- देता है तो उसे क्षारक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर प्रबल क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जब जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। और जो क्षारक होता है, क्षार होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? याद रखना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 24, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, मतलब क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब 11 और 10, पीएच वैल्यू 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट को देखिए, 25, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इमली होता है, याद रखना है। क्वेश्चन को देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है प्रकाश संश्लेषण पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण पर, फोटोसिंथेसिस पर। नेक्स्ट देखिए, एक पादप परजीवी है अमरबेल, एक पादप परजीवी है अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 29, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है, याद रखना, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी होता है। नेक्स्ट को देखिए, और नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 30 को, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, अंकुरित बीज होता है, याद रखना, अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2 होता है। मछली में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो 2 होता है।
जो चेम्बर होता है वो फिश में 2 होता है, और उभयचर में जैसे मेंढक हो गया उसमें 3 होता है, और मैमल्स में मतलब जैसे ह्यूमन हो गया उसमें 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम मतलब जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जल के वहन के लिए, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है। स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है, खंडन विधि, खंडन विधि याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, परागकोश में होते हैं परागकण, याद रखना, परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 35, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन नली में होता है। मानव मादा में निषेचन फेलोपियन नली में होता है, ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 36, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन की गुणों वाले जीवों के विशाल आबादी को नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 39 को, कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, याद रखना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।